हेलो एवरीवन। ये हमारा 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर 6, 7, 8 और 9 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया हूँ, वहाँ से देख लेना क्वेश्चंस क्या हैं। और ये मैं केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो रखा हूँ। ऑलमोस्ट लगभग मतलब जितने टॉपिक हैं वो सब कवर किया हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको इसमें रखा हूँ। ठीक है, देख लो इधर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और टोटल क्वेश्चन 38-39 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 10-15 ठीक। उसके बाद हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। मुझे लगता है कि 40-45 मिनट का पूरा वीडियो बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटियम रिस्पेक्टिवली। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते थे। हमको यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता था। नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के इक्वल होता था, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ये कब होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो हमेशा होता है जेड की वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर कब होता है, जब व्हेन देयर इज नो चार्ज ऑन एलिमेंट, जब चार्ज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स तो सेम होंगे। तो 71, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 71 है, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 71। तो देखो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो कितना होना चाहिए 71। तो हमारा देखो यहाँ पे 71 है और लास्ट में भी 71 है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 71 है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिस्पेक्टिवली बोला है तो हमको एक क्रम में बताना है। सबसे पहले प्रोटॉन को बताना है तो प्रोटॉन को बताया, फिर न्यूट्रॉन को बताना है तो न्यूट्रॉन का भी निकालना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का हमको पता चल गया ऐसे ही। तो हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा पहले का। ठीक है, और अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारा ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारा कितना है 175 है। ओके, प्रोटॉन कितना है 71 है, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, इधर इसको लेके चले जाओ तो 104 आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट का आंसर शुड बी ए। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन होते हैं, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग पढ़े थे ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होते हैं जिसके पास विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लेते हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कार्बन के पास 6 है और ऑक्सीजन के पास 8 है, तो इसके पास टोटल 14 हो गए। इसी तरीके से Cn, तो Cn के पास 6 और N के माइनस है तो 7 होता है, एक आ गया तो 8 हो गया, तो 8 से 14 हो गए। इसी तरीके से NO प्लस में इसके पास 7 है, ठीक, और इसके पास भी 7 है तो 14 हो गए। और यहाँ पे देखो 6 6 12 और 2 माइनस 14 हो गए। तो हमारा ये पहला ही स्पीसीज है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो दूसरे का भी कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region। देखो हम लोग पढ़े थे ना, बताया था ना कि बताओ कौन सा स्पेक्ट्रम जो होता है, 5 स्पेक्ट्रम पढ़े थे, लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, पफंड। तो ये होते हैं जिसमें से जो होता है एक होता है यूवी आइस बताया था, अल्ट्रावायलेट में होता है, एक विजुअल में होता है, और बाकी जो 3 होते हैं वो इंफ्रारेड में होते हैं। ठीक है, लास्ट 3 ये बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार देख लेना, याद कर लेना। ऐसे था लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट और पफंड। तो सोचो लाइमन कौन सा है, लाइमन का बताया था यूवीआई से, ऐसे याद करो, लाइमन का यू हो गया, और लाइमन बाल्मर का विजुअल हो गया। बाकी तीनों का क्या होता है, इंफ्रा रेड होता है तीनों का। ठीक है, तो देखो बाल्मर, देखो डायरेक्ट ऐसे याद करने वाली चीज़ है, तो बाल्मर का विजुअल रीजन हो जाएगा। ठीक है, बाल्मर में ही विजुअल रीजन, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होना चाहिए आंसर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। हमको एनर्जी जूल में कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 एंड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है और स्पीड। तो एनर्जी निकालनी है हमको। ठीक है, और हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई, देखो एनर्जी फाइंड करनी है इन जूल में। ओके, और वेवलेंथ दिया है 45,
नैनोमीटर। ओके, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया है और स्पीड की, सी की वैल्यू दी है, ठीक है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ दिया है और प्लैंक कांस्टेंट देखो यहाँ पे दिया है। तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस वाले फार्मूले में देखो सबकी वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है, सी की वैल्यू हमको पता ही है 3 × 10⁸, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो वैल्यू था इसका लैम्डा का वैल्यू कितना है 45 × 10⁻⁹, इसको रख देना। ये सब में स्प्रिंटलिंग हो गया है, ठीक है, इसको सही कर लेना। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बस देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E इक्वल टू एच की वैल्यू देखो लिख देना यहाँ पे 6.63। देखो मैं इसलिए ऐसा ला के रख दिया हूँ आंसर, ताकि थोड़ा जल्दी लगाने में हो जाए, क्योंकि अब मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम लगेगा, वीडियो सिर्फ लेंदी होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व तुम कर ही लोगे, ठीक है। मुझे जो समझाना था इसलिए मैं समझाने के लिए बस इसको कर दिया हूँ, ठीक। और इसको यहाँ पे रख देना लैम्डा, देखो लैम्डा 45 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, देखो 45 हो गया और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखना था, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया। आंसर देखो आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 4.42 10⁻18, तो आंसर डी होना चाहिए चौथे का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, देखो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻17 नैनोमीटर, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी। देखो हमको आंसर बताना है वेवलेंथ का नैनोमीटर में, और स्पीड ऑफ लाइट हमको मीटर में नहीं देकर के नैनोमीटर में दिया है, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर में दिया है तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। देखो फार्मूला हम लोग जानते हैं, देखो हम लोग जानते हैं V फ्रीक्वेंसी में इक्वल टू सी अपॉन, देखो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हूँ मैं, ठीक है, सी इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा, सी इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू इंटू लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब इसमें देखो हमको प्लैंक कांस्टेंट दे करके इसकी वैल्यू बेवकूफ़ बना रहा है, हमको इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल हम सोचेंगे कि अब इसका यूज कहाँ पे करें, कुछ नहीं। अगर हमको दो वैल्यू दी हुई है और एक निकालना है, मान लो 4 वैल्यू दे दिया, जिसमें से 2 वैल्यू हमको पता है और एक वैल्यू जो पूछ रहा है वो निकालना है, तो अगर 3 ही से हो जा रहा है काम तो बस निकाल लो। ये कभी कभी बेवकूफ़ बनाने के लिए हमको दे देते हैं, ताकि सोचो कि इसका हम लोग यूज तो किए नहीं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 50 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सी का वैल्यू रखना है, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि नैनोमीटर में ही हमारा देखो पूछा है आंसर। अगर मीटर में लाना होता तो इसको हम लोग पहले मीटर में चेंज करते, तो हमारा आंसर आएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे ऐसे लिखते चला करो, जो वैल्यू दिया हो सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू दी हो उसको लिखते चला करो, ठीक है। तो E1 दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 दिया है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेडिएशन बिटवीन देयर वेवलेंथ दैट इज λ1 एंड λ2 के बिटवीन में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट एच एंड सी, द वैल्यू ऑफ एच एंड सी इज कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ई हमारा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 एंड λ2 अपॉन λ1, ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो E1 की वैल्यू हम लोग कितना कर देंगे, यहाँ पे E1 का वैल्यू दिया है देखो 25 दिया है, ओके, और E2 का वैल्यू दिया हो कितना 50 दिया है। λ2 और λ1 में रिलेशन बताना है हमको, बोला है कि बताना है λ1 λ2 विल बी, तो λ1 λ2 क्या होगा, पहले λ2 में लिखता हूँ, लैम्डा यहाँ पे 1 लिखता हूँ, इसको काट दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2 उधर कर दो, ठीक है। तो λ1 इज इक्वल टू λ2, λ1 इज इक्वल टू λ2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, 6 नंबर का जो आंसर होगा हमारा बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेस्ड ऑन इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 × 10⁻18 जूल। देखो यहाँ पे जो एनर्जी दी हुई है जूल दिया है, ठीक है। और देखो E की जो वैल्यू होती है, हम लोग 3 वैल्यू पढ़ते हैं एनसीईआरटी में दिया है, एक जूल में पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ते हैं,
ठीक है, और एक और है मोल में दिया है, ठीक है। तो E इक्वल टू -2.178 × 10⁻⁸ जूल जेड की पावर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सर्टन कंक्लूजन आर रिटर्न विच इज नॉट करेक्ट। इसके फार्मूले के बारे में कौन सी चीज़ें सही नहीं दी हुई है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी। क्या इस फार्मूले को हम लोग चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, जब कोई एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो ये चीज़ें कांस्टेंट रहती है, बाकी चीज़ें क्या चीज़ें, मान लो एक ही एलिमेंट है तो ये भी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, तो हम लोग लिखते हैं ना 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, तो इससे निकाल सकते हैं। फॉर n-1 द इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर निगेटिव एनर्जी। n-1 के लिए इलेक्ट्रॉन के पास मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, यहाँ तक तो लाइन सही है। देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6, ठीक है, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड। ये लाइन यहीं पे गलत हो जा रहा है। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन मोर लूजली बाउंडेड, ये गलत लाइन है। इलेक्ट्रॉन अगर उसकी जितनी निगेटिव ज़्यादा होगी वैल्यू, ठीक है, एनर्जी की, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उतना ही टाइटली बाउंडेड है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। पूछा कि कौन सा रॉन्ग है। आगे पढ़ते हैं। द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी द इलेक्ट्रॉन वेयर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिटल रेडियस। ये भी सही है। एन की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ज़्यादा होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे न्यूक्लियस होता है, तो देखो एन की वैल्यू बढ़ती आ रही है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जी। बताओ, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है ट्रांजिशन है जो हमको लीस्ट एनर्जी देगा। तो एक चीज हम लोग जानते थे, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा तुम लोग को करा देता हूं। देखो यहां से देखो, लीस्ट एनर्जी की बात कर रहा है, तो एनर्जी यहां पे पूछा है, इसको याद कर लेना अच्छे से। देखो, अगर मैं सोचो मैं इसके बीच की डिफरेंस पूछूं एनर्जी की, तो मैक्सिमम होगा। देखो 1 से अगर मैं 2 पे जा रहा हूं तो एनर्जी मैक्सिमम है। 2 से 3 में अगर कोई जा रहा है तो इसके कंपेयर में कम है। 3 से 4 में जा रहे हैं, देखो तब एनर्जी और कम हो गई, -0.85 हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी देखो और कम हो गई है। तो कहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा आएगा। अगर मैं इसके बीच में लेता, सोचो 1 और 3 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा और 1 और 5 के बीच में, किसके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आएगा? 1 और 5 के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो देखना, जब नंबर ऑफ सेल का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन तो ये था। तो पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जी। किस में लीस्ट एनर्जी होगा? तो बताओ, यहाँ पे 6 से 1 जा रहे हैं तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। देखो 1 से हम लोग 6 जा रहे हैं, मतलब सोचो ये ऐसे सेल बना है, पहले सेल से हम लोग, ठीक है, जो ट्रांजिशन हो रहा है 6 सेल से हम लोग इस वाले सेल में आ रहे हैं, पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आएगा ना। सबसे ज़्यादा अगर पूछा होता है कौन सा है तो हमारा ए सही होता है, लेकिन पूछा सबसे कम। देखो अब मैं 5 से 4 पे आ रहा हूँ, मान लो 5 से 4 पे आ रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर हम लोग 6 से 5 पे आए तो एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा। देखो इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो ऐसे इसको लगा के तब पाते वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग कॉन्सेप्ट ऐसे ही अगर दिमाग में रखें तो हमको इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन जब आए। अब ये वेवलेंथ, यहाँ से 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। लिस्ट एनर्जी का हो गया और एक मैक्सिमम एनर्जी का। लिस्ट एनर्जी इसकी हो गई, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी इसकी हो जाएगी। ऐसे पूछा होता है, बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? जिसकी एनर्जी कम होती है, तो वेवलेंथ से हम बता सकते थे, ठीक है। पूछा था मिनिमम वेवलेंथ किसका है? जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हमारा ए आंसर से हो जाता। ऐसे फ्रीक्वेंसी से पूछा था किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ए हो जाता, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना E = H म्यू, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती? ए वाले की, ठीक है। लेकिन लिस्ट पूछा तो हमारी सी की, तो 8वां नंबर को हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इस, देखो यहाँ पे लिखा -3.28 किलो जूल है। हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट विल बी। तो एनर्जी हमको सेकेंड बोहर ऑर्बिट का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हमको बताना है फोर्थ बोहर ऑर्बिट का। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं एनर्जी का। देखो एनर्जी का फार्मूला का, अब चाहे इसे यूज कर लो, ठीक है, या हम लोग एक फार्मूला और पढ़े थे, E = -13.2
ठीक है, ये कुछ वैल्यू था, ठीक है 13.7, तो सॉरी मुझे वैल्यू भूल गया हूँ, ठीक है 13 पॉइंट कुछ होता है। देखो वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा माइनस में, और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको किया है ना कि क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13.5 है शायद, ठीक है, इसको एक बार देख लेना, ठीक। तो ये कांस्टेंट है, इससे हमको तो मतलब नहीं है, मतलब किसे हमको ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोला है अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ही बारे में बोला है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, सेम ही रहेगा, तो ये जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, E1 अपॉन E2, ठीक है, मुझे यहाँ पे करना था, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा E1 अपॉन E2 और N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूँ कि सेकंड बोहर ऑर्बिट में, सेकंड बोहर ऑर्बिट में कितना है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको सही कर लेना, यहाँ पे N2 होना चाहिए, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N1। E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे लिख दो -328 अपन E2 हमको बताना है, E2 फाइंड करना है। N2 का वैल्यू दिया है कितना, पता करना है। N2 का वैल्यू दिया फोर्थ बोहर ऑर्बिट, फोर्थ बोहर ऑर्बिट मीन्स क्या होगा, 4 हो गया, ठीक है। और N1 का वैल्यू बोला था सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो सेकंड हो गए, ठीक है। इसको काट दो तो यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और E2 देखो, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, 2 दोनों 4 हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा -328 अपॉन 4, 4 8 32, 4 2 8, तो माइनस ये हो गया। तो 9th नंबर का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n माइनस n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 तक इन हाइड्रोजन एटम विल बी। यहाँ पे हमको बताना फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे। देखो फार्मूले से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, देखो ये जूल में ही दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.5 होता है शायद, हाँ उसको देख लेना कितना होता है एक बार, ठीक है, मेरे दिमाग से स्किप कर गया, तो उसको एक बार देख लेना कि ई इक्वल टू, देखो इतना हो गया फार्मूला, और यहाँ पे सेम एटम ही है, हाइड्रोजन है, इसलिए उसकी जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो मेन फार्मूला बनेगा, इसको मैं कांस्टेंट ही कर सकता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो डेल्टा ई इक्वल टू -2.18 और देखो n 1/n1 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एनर्जी निकाल लिए हैं, ठीक है। एनर्जी निकालने के बाद हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो ई इक्वल टू हम लोग क्या जानते थे, एच म्यू, तो ई इक्वल टू एच म्यू जानते हैं, ये फार्मूला लगाए हैं। और फिर यहाँ पे एनर्जी हमको पता चल गया है, इस वाली एनर्जी को यहाँ पे रखो, म्यू इक्वल टू निकाल लो, ठीक है। देखो तुमको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, इसलिए मैं इसको तुम्हारा थोड़ा टाइम सेव हो, ठीक है, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन ही यहाँ पे रख दिया हूँ, खाली मैं ताकि तुमको समझा चुकूँ कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं करता खुद से लिखता तो टाइम ज़्यादा लगता, समझ में आ रहा ना। और इसको देख लेना, इस टाइप के जो क्वेश्चन 2-3 ठीक करवाए हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ तो ये 2-3 अभी जो आए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से कवर करना है। लेकिन जितना मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनको खूब अच्छे से करना, इसी में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन और थ्योरी अच्छे से कवर कर लेना जितना मैं करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इन द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, देखो बोला कि कोई हाइड्रोजन एटम है, उसमें एनर्जी फर्स्ट कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, सेम ऑर्बिट में उसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही हमको बताना है उसकी काइनेटिक एनर्जी। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, मीन्स ये किस की बात कर रहा है, n इक्वल टू 2 की, और उसी में n इक्वल टू 2 में फिर से बतानी है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं यदि सेल नंबर सेम होता है, सेल नंबर सेम होता है, n की वैल्यू अगर सेम है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी के बराबर होती है, केवल साइन का चेंज होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है और ओनली साइन चेंज होती है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का भी डबल होता है। हमारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का डबल होता है, ठीक है। लेकिन यही है कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होते हैं, निगेटिव में होते हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव में। तो सोचो यहाँ पे हमको दिया हुआ है टोटल एनर्जी, तो हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो वैल्यू सेम होगा, और ये माइनस में था टोटल एनर्जी, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर का क्वेश्चन,
बोहर ऑर्बिटल रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.530 एंगस्ट्रॉम है। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला पहले लगाना है, r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड ए, ठीक है। ये फार्मूला लगाओ और फिर आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि देखो मैं ये फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमको रेडियस निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या होता है एन स्क्वायर, और लाइन पढ़ते हैं हमसे, बोहर ऑर्बिटल रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 इज अप्रोक्सीमेटली। देखो n इक्वल टू 1 में था तो रेडियस कुछ इतनी थी, बट रेडियस बताना है किसमें, हमको इसमें बताना है। तो सोचो हाइड्रोजन के लिए ही बोल रहा है, तो ये जो वैल्यू है जेड की वैल्यू ये कांस्टेंट हो गई, और ये वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। मैं क्या लिखूंगा, हमारा जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा r1 अपॉन r2 और n अपॉन n2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो r1 का वैल्यू हमको दिया है, r1 का वैल्यू 0.53 दिया है, ठीक है। और r2 का वैल्यू हमको निकालना है, n1 का वैल्यू हमको दिया है कितना 1 दिया है, और n2 का वैल्यू 2 दिया है। इसका स्क्वायर कर दो, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 1/4 आ जाएगा, और 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 पच्चे 4 3 12 और 4 पच्चे 20, और ये शायद आ जाएगा हमारा डी नंबर का। तो 12 नंबर का आंसर कौन सा होना चाहिए, डी नंबर का, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना एक बार अच्छे से। देखो तुम लोग पूरा सॉल्व किया करो, मेरी तरह छोड़ मत देना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कभी फंस जाता है हमारा कैलकुलेशन, अगर हम लोग यही आदत रखे रहते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेंगे पेपर में। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं भी यही सोचता था, ठीक है, पेपर में कर ही लेंगे कैलकुलेशन, फिर वहाँ पे दिक्कत होता है, दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट। तो देखो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो उसी का स्पेक्ट्रम सेम होगा जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है, इसके पास 11 हो गया, इसके पास 1 है, तो किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है ये, तो हमारा भी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट इज। देखो हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है, इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट बतानी है, ठीक है। तो फिर से फार्मूला क्या, r इज इक्वल टू 0.529 गुणे n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। और हमको देखो बोला है, ये वैल्यू दे दिया था पहले, ये जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ उसी को दिया है। यहाँ पे हम लोग एंगस्ट्रॉम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पिकोमीटर में दिया था, कांस्टेंट की वैल्यू दिया था, बोहर कांस्टेंट है ये हमारा, ठीक है। तो लेकिन फार्मूला हमारा क्या है, r इज इक्वल टू इतना है। और देखो जो यहाँ पे n की वैल्यू दी है, इन द हाइड्रोजन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट, सेकंड n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई, तो n इज इक्वल टू मैं 2 लिख दूंगा। देखो और z की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है। अब देखो हमको बताना है, हम जानते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो देखो एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे, पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार। r इज इक्वल टू, इसको वैल्यू लिख दो, r इज इक्वल टू 0.529, ओके। अब देखो और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आंसर अभी हमारा जो आ रहा है एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ठीक है। सोचो इसको मैं पिकोमीटर में बताना है क्या आंसर, देखो आंसर सब पिकोमीटर में दिया, तो पिकोमीटर में करने के लिए मैं क्या लिखूंगा 5.2.9, ठीक है। एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे लिखूंगा 10⁻⁻2, ऐसे तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो 10⁻⁻2 और यहाँ पे 4 हो गया, और इसको 10⁻⁻10 लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा 10⁻12, और इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इस वाले में तो 52। ये वाला आंसर थोड़ा सा देखो, और ये वाला यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग है, इसी में से होगा आंसर, और मुझे लगता है ये वाला होगा, ठीक है। दो 4 9 36 के 6 हो गए, 4 2 8 3 11 हो गया, 4 5 20 1 21 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, और ये लिख दो पिकोमीटर, देखो 10⁻⁻12 हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग पिकोमीटर। तो आंसर हमारा पहला वाला होना चाहिए, ठीक है। ए 14 का आंसर जो दिया हुआ है वो बी दिया है, दोनों सेम ही लग रहा है, एक बार मिस प्रिंटिंग है देखो, ठीक है। दोनों आंसर सेम ही है, 211.6 पिकोमीटर, तो आंसर इसी में से होगा कोई, ठीक है। दोनों सेम ही है तो मान के चलो कि ए ही है, ठीक है, या इसी मान, तो यहाँ पे पी अगर हटा दें तो पता नहीं क्यों का लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
15 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हार्डवेयर। इसमें में से कौन सा है जो बोहर मॉडल का पार्ट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। ये सही, ये बोहर ही ने बताया था कि जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में वो क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोवेस्ट एनर्जी, ये भी सही, हम लोग जाते हैं। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, जब कभी एनर्जी बोल दे तो मान लेना कि वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा। और हम लोग पढ़े थे टोटल एनर्जी हो और पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, इनफाइनाइट पे होते हैं, और मिनिमम कहाँ पे होते हैं, n इक्वल टू 1 पे, जितना n की वैल्यू कम होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, जब n की वैल्यू सबसे कम होती है। तो हमारा ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है। लास्ट है द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये किसके अनुसार था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार था। तो ये वाला हमारा गलत है यही, ठीक है। तो आंसर जो होना चाहिए हमारा कौन सा होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन 16 नंबर का है 4d 5d 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। बताओ कौन सा सही है ऑप्शन, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं एक चीज कि पहले एनर्जी बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, किसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। उससे भी पहले अगर देखते हैं n की वैल्यू क्या है, देखो इसकी n की वैल्यू 4 है, इसकी n की वैल्यू 5 है, इसकी n की वैल्यू 5 है, इसकी n की वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले एनर्जी अगर हमको बतानी है करंट किस सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, n प्लस एल चेक करते हैं, ठीक है। n प्लस एल की वैल्यू चेक कर लेते हैं। यदि इसमें सबका n प्लस एल का वैल्यू सेम आता है तो दूसरा नंबर बताते हैं कि जिसके n की वैल्यू ज़्यादा उसके एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो n प्लस एल की वैल्यू, इसके n प्लस एल की वैल्यू कितना आएगी, देखो 4 हो गया, और यहाँ पे l की वैल्यू d के लिए 2 होता है तो 6 हो जाएगा। ऐसे 5p है तो 5 हो गया, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका भी 6 हो जाएगा। 5f है तो इसके लिए देखो 5 हो गया, और इसके f के लिए l की वैल्यू कितनी 3 होती है तो ये 8 हो गया, ठीक है। ऐसे 6p है तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, 6 और 1 7, तो सबसे ज़्यादा 5f का होगा, ठीक है। उसके बाद 6p 5f और 6p, देखो दो ऑप्शन है 5f 6p 5f 6p। अब इसमें हमको डिसाइड करना है, इसमें किसकी, देखो दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई है, तो जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होती है वही हमारा आंसर होगा। तो देखो इसकी n की वैल्यू ज़्यादा है n का, ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी देख लेना अच्छे से। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑर्बिटल्स बताओ जिसके पास 3 एंगुलर नोड्स हो एंड 3 टोटल नोड भी हो। तो देखो टोटल नोड का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, टोटल नोड इज इक्वल टू कितना होता था n माइनस 1। तो सोचो ऐसा कौन सा हम लोग चुने जिसका n माइनस 1 करने पे 3 आ जाए, ठीक है। तो 5 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 2 आएगा, 4 लेंगे तो हमारा कौन सा आएगा 3 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा टोटल नोड निकालना था। अब देखो मुझे ये निकालना ही नहीं पड़ा पहले, इसलिए टोटल मैंने निकाला, ठीक है। अब एंगुलर नोड निकाल सकते हो, हम लोग एंगुलर नोड का फार्मूला जानते थे कि क्या होता था, ये एंगुलर नोड इज इक्वल टू की वैल्यू होती थी इज इक्वल टू यल, मीन्स एंगुलर नोड उतना ही होगा जितना एल की वैल्यू होती है। तो बताओ आपके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, देखो ऐसे भी सही हो गया, ठीक है। यहाँ से भी सही हो सकता था और यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 80 नंबर का, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गायब है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे बताना है कौन सा चीज़ गलत दिया गया है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ें गलत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो ये सही बोल रहा है। हम लोग जानते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो निकालते थे हम लोग रूट में एल प्लस 1 h/2 पाई होता था। तो यस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। एंड ऑर्बिटल इज डिजाइन बाय द 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डिजाइन बाय द 4 क्वांटम नंबर। देखो एन ऑर्बिटल मीन्स ये डिब्बे जो होते हैं किसके द्वारा डिजाइन होते हैं 3 क्वांटम नंबर, कौन होता है हमारा एन होता है, यल होता है और यम होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों के द्वारा एन यल यम और यस चारों के द्वारा डिजाइन होता है। तो ये भी सही है, इस लाइन को याद करना अच्छे से।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है फॉर नाइट्रोजन एटम इज कितना है, कुछ इस तरीके से दिए हैं। तो ये स्पिन देखो रोटेट कर दिया, इसलिए हमारा गलत हो गया, इसको ऐसे करना चाहिए था, हुंड के अनुसार यही सही होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एम फॉर द डी जेड स्क्वायर इज 0, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो गया, ये पूछा था कौन सा रॉन्ग है। तो देखो एम सेल के लिए फॉर डी सब सेल देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर होता है, तो डी जेड स्क्वायर के लिए पूछा था वो कितना होता है, 0 होता है। ये सब मैं थ्योरी में कराया हूँ, तो वहाँ पे एक बार देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन है कि विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई गुणे 10 की पावर टी एच अपॉन 4 पाई। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी का, वहाँ पे पढ़े थे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे ये सब आ गया, ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। देखो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको डेल्टा टी, तो डेल्टा पी की दर पे मैं क्या लिखूंगा, एफ डेल्टा टी लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डेल्टा पी की दर पे क्या लिखूंगा, एफ डेल्टा टी लिख दिया। ओके, और हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा वर्क होता है या एनर्जी होती है। तो देखो वहाँ पे एनर्जी हो गई, डेल्टा टी हो गया एच अपॉन 4 पाई, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तो उससे भी कर ले जाते, मान लो ये हमको नहीं आता तो और भी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है जो गलत है उससे भी कर ले जाते, इसलिए परेशान नहीं होना पेपर में। ठीक है, कि अब कैसे करें कैसे करें, पहला ऑप्शन नहीं समझ में आया, नेक्स्ट ऑप्शन से बढ़ते हैं, हो सकता है क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से सही हो जाए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन में कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, बताया था ना ये लाइन, देखो मैं कराया हूँ एनसीईआरटी की, और ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट, तो ये भी सही है। ये लाइन देखते हैं सी वाला, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, यहाँ तक तो सही था, लेकिन आगे क्या बोला है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन लाइक एटम में तो 2s क्योंकि n सेम है तो एनर्जी सेम होगा, तो यहाँ पे बोला कि डिफरेंट होता है, यहाँ पे लेस बोला है ना, तो हमारा आंसर जो होगा यही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया है। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए फॉर हाइड्रोजन लिखे, तो सोचो अब ये हमको आंसर मिल गया तो हमको इसको लगा देंगे, हाँ ठीक है ये भी सही है। चेक करना होगा तो एक बार थोड़ा सा कोशिश कर लेना है, तुम्हारे पास टाइम बचता है तो। लास्ट है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। ठीक है, यहाँ पे मास होता है m, पार्टिकल का भी वेलोसिटी होता है, सही है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिटेड इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1 है, तो बताओ। देखो n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 है, पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल, तो ये किसकी बात कर रहा है, हमारे देखो यहाँ पे बोला था कि टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बात करता, देखो n की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, और l इज इक्वल टू 1 है, मीन्स p होगा कि s होगा कि d होगा कि f होगा, f होता तो 3 बोलता है l की वैल्यू, और d होता तो 2 होता, p है और 1 है तो हमारा p होगा। अब देखो बोला होता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो मैं बताता कि पूरे मतलब जितने p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं हम लोग पढ़े हैं ना, px py और pz, तो इसकी बात करता, लेकिन टोटल नहीं बोला है, सिर्फ ऐसे ही बोला कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, मीन्स ये अब एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, किसी एक का, चाहे इसका या इसका, तो एक ऑर्बिटल में कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन फिट करते हैं, 2, तो आंसर शुड बी ए। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्यूपाइंग इन द सेम ऑर्बिटल, देखो ऐसे हैं, तो इसको हम लोग कैसे पहचानते थे, देखो इसकी स्पिन से, एक का स्पिन पॉजिटिव होगा, देखो एक ऊपर है तो पॉजिटिव, एक नीचे तो निगेटिव है, तो हम लोग देखो ये लाइन में एनसीईआरटी में कराया, वहाँ से कराया हूँ, जब थ्योरी वाला कवर किया हूँ तो वहाँ से देख लेना, तो 21 का जो हमारा आंसर होगा बी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम, तो हमको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बतानी है, तो पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले डिसाइड करेंगे एनर्जी को n+l रूल से, यदि n+l सेम हो गया तो हम लोग चेक करेंगे किसका n ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। देखो इसका n+l कितना है, इसका 3 और 2 5 हो गया, इसका 3 1 4 हो गया, इसका 3 है और इसका 4 है, तो ये हमारा गलत हो गया। पहली बात तो ये 3s का तो हमेशा 4s से ज़्यादा ही होगा, 3s का कम ही होगा 4s से, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो इसका 4 है, 4 ही होगा, इसका 5 है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो इसका 5 हम लोग निकाले ही थे, इसका 4 है, इसका भी 4 आ रहा था और इसका भी 3 है। अब देखो
यहाँ पे 4 4 सेम था, तो इन दोनों में कौन होगा, ठीक है, इन दोनों में वो होगा जिसका एन का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो एन का वैल्यू किसका ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है कि 4, 4 ज़्यादा है ना, तो हमारा सी हो जाएगा। 23 नंबर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इन डी ऑर्बिटल। ये हमको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डी ऑर्बिटल बोले तो एल की वैल्यू हमको दे दिया है, मतलब एफ ऑर्बिटल बोला है तब भी एल की वैल्यू दे दिया है। तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। एफ के लिए कितनी होती है बताओ, 3 होता है। ऐसे ही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब एल की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो फार्मूले में। कौन सा फार्मूला था, देखो अभी जो हम लोग लगाए थे क्वेश्चन इस वाले फार्मूले में एल का वैल्यू रख दो यहाँ पे 2, तो देखो 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ से, तो 3 दूना 6 हो गए, 6 हो गया। और एच अपान 2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं हैज़, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो √6 हैज़ हो जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे एच अपान 2 पाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, हैज़, तो वही लिखा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दैट कैन बी, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पूछ लिया ऑर्बिटल्स का। और देखो तुमको कहाँ तक लेके चला गया, m इक्वल टू 1 तक। यदि सिर्फ यहाँ तक होता, यदि केवल ये यहाँ तक बताया होता, तो सोचो n इक्वल टू 3 है, तो 3 मैं लिखूंगा, और l इक्वल टू p, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए होती है। तो यदि ये वैल्यू ना दी होती, यदि ये वैल्यू ना दी होती, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाते, तो मैं लिखता 3, ठीक है, क्योंकि p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3। लेकिन m का वैल्यू भी हमको यहाँ पे दे दिया, m का वैल्यू दिया है 0 है, तो मीन्स एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। क्योंकि देखो एक 3 ऑर्बिटल होता है ना, एक होता है मान लो ये, तो इसकी बात कर लिया, क्योंकि -1 0 और +1, तो इसकी बात केवल कर रहा है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, 1 ही होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। तो 24 का ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इसमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड फॉलोइंग क्वांटम। अब देखो m इक्वल टू, फिर से यहाँ पे स्पेसिफिक बोल दिया, यहाँ पे बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ये नहीं दिया होता तो हमारा आंसर होता 6, क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये किसकी बात कर रहा है, 3p की, ठीक है। यहाँ पे ये l की वैल्यू ना दे करके और यहाँ पे मैक्सिमम बोला था, तो मैं बोलता कि 6 होगा, ठीक है, अगर ये ना दिया होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से स्पेसिफिक कर दिया, मीन्स हमको जो 3 डिब्बे हमारे होते हैं, तो -1 0 +1, मीन्स किसकी बात कर रहा है, इस वाले डिब्बे की बात कर रहा है। तो कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारा कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल विथ l इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। अब देखो ये किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, एक सबसेल में बात कर रहा है, ठीक है, एक सबसेल की बात कर रहा है जिसमें, ठीक है, l इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 है। तो किसकी बात कर रहा है, हमारे n इक्वल टू 4 है, तो 4 हो गया n, और l किसके लिए 3 होता है, f के लिए। तो इसकी बात कर रहा है कि इस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताओ। 4f सबसेल में, 4f सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताओ। तो एक सबसेल में हम लोग जानते हैं, बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए हमारा, एफ वाले में। तो सोचो एफ की 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आंसर शुड भी कितना होना चाहिए, 26 का 14 होना चाहिए ना, क्योंकि देखो एफ में कितना डिब्बा होता है, एफ में हम लोग जानते हैं 7 डिब्बे होते हैं ना, 7 डिब्बे होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक डिब्बा 7। तो ऐसे फिर पेयरिंग करा देंगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ए से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भी, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे पूछा है कितने ऑर्बिटल्स होंगे इन 4th एनर्जी लेवल। देखो हम लोग फार्मूला वहाँ पे पढ़ना कि बताया हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने निकालते हैं इन द 4th एनर्जी लेवल में। जैसे मैं पूछूं कि ये सेल है, तो इस फर्स्ट एनर्जी में बताओ कितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो पहले बताओ कि इसमें कौन सबसेल होता है, केवल एस होता है, दूसरे में एस और पी होता है, तीसरे में sp-df होता है, sp-d होता है, और 4th वाले में एफ भी आ जाता है, 4th वाले में एफ भी आता है। तो चार हैं, ठीक है। तो बताओ टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताने हैं, ठीक है। चाहे एक फार्मूला लगा लो, या तो तुम लोग एक फार्मूला लगा सकते हो, n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताने के लिए। तो यहाँ पे 4 होता है, चौका 16 हो जाएगा। या अब देखो इन सब का जोड़ लो कि इसके पास कितना होता है, 7 होता है, इसके पास कितना होता है, 5 होता है, इसके पास 3 होता है, इसके पास 1 होता है। टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बताना है कौन सा एक परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है एटम के लिए, ठीक है।
तो बताओ n इक्वल टू किसी का 5 है तो l इक्वल टू 3 हो सकता है, ठीक है। n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन m की वैल्यू -3 नहीं हो सकती है। अगर l की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू भी कम ही होगी m की। तो l की वैल्यू अगर 2 होती तो m की वैल्यू हम लोग पढ़े होते हैं ना कि कितनी होती है, -2 से लेकर के +2 तक होगा। तो ये कहाँ से हो गया, -3 हो सकता है, कभी नहीं। तो ये हमारा गलत है, ये भी परमिसिबल था, देखो ये भी परमिसिबल है, तो सही है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर बोला है कि सेट सही है। तो n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये भी सही है। और यहाँ पे m की वैल्यू भी 0 तक होगी। यदि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू देखो 2 दिखा है। तो हम लोग जानते हैं n की वैल्यू कभी l के बराबर भी नहीं हो सकती और l की वैल्यू n से कभी ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो हमारा ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वाला भी आंसर हो जाएगा कि n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो हमारा कौन से हो जाएंगे, सेकंड। और ये वाला भी पूछा कि कुछ ज़्यादा फॉलोइंग सेट इधर दिया है तो कौन से सेट पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, हमारा आंसर शुड बी बी। ओके, तो 29 का आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, हमारा बी होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन बताना हो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की गवर्न बाय द, किसके द्वारा ओरिएंटेशन बताते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू बताते हैं ओरिएंटेशन। तो 30 का हमारा जो होना चाहिए, सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग किसके थ्रू बताते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू। देखो इसको एक बार देख लेना, मैं वहां पे कराया हूं, ठीक है, थ्योरी में इसका कराया हूं मैं कि जो ओरिएंटेशन होता है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का वो किसके दो थ्रू गवर्न होता है, डी के थ्रू। ये थ्योरेटिकल है, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब उसका कौन सा ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। ये देखो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एमएस से हम लोग निकालते थे, ठीक है, वहां पे चेक कर लेना। तो ये थ्योरेटिकल था, यही सेम लाइन लिखाया हूँ कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल उसके ओरिएंटेशन को बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार करना, ये थ्योरेटिकल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। पूछा है कि कौन सा है एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है किसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो एनर्जी बताने की सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते थे, n प्लस एल। तो इसके n प्लस एल की वैल्यू देखो कितना आएगा, 5 आएगा, इसका 6 आएगा, ओके। इतना इसका कितना आएगा, 5 आएगा, इसका 6 आएगा। तो हमारा आंसर शुड बी 31 का बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम वुड बी। तो फिलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऑफ बाउल रूल फॉलो करते हैं। तो चेक करते हैं, इसकी एनर्जी चेक करो, इसकी 3D है, मीन्स इसकी 5 हो जाएगी क्योंकि 3 हो गया और 2 3 2 5 हो जाएगा। इसका देखो 4 यस, ये इसका कम है तो उसका पहले इसमें फिलिंग करना है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये होगा 4s। यहाँ पे देखो 5s है, ठीक है, और देखो यहाँ पे 5s और यहाँ पे 4p है, तो इसकी भी एनर्जी 5 होगी, इसकी भी एनर्जी 5 होगी। और जिसका n का वैल्यू कम होता है उसको पहले भरते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो अभी ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 3 2 5 है, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 4 1 5 है, ठीक है। और जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको मैं बाद में फिल करते हैं। यहाँ पे देखो 4 दिया, 4s, तो ये पहले, तो हमारा आंसर कौन होगा, ये वाला, कि सबसे पहले 4s में, 3D में, 4p में, 5s में, 4d में। 32 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे होता, जो एक्यूमुलेट होता है विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो n की वैल्यू कितनी दी है 2 और p की वैल्यू कितनी दी है, l की वैल्यू 1 दिया हुआ है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा क्या है, l है, ठीक है, तो 1 दिया है। तो किसकी बात कर रहा है, 2p की बात कर रहा है। और 2p में हम लोग मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 33 का हमारा 6 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज गिवन बाई, बताओ ये फार्मूला देखो डायरेक्ट ऐसे आ चुका है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज गिवन बाई हम लोग पढ़ते थे 2l + 1। जैसे मैं बोलूँ यस सबसेल में बताओ कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, तो यस के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा यहाँ पे, +1, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बताते हैं, इसलिए f का बताओ, तुम लोग बताओ कितना होगा, 14 होगा। तो फार्मूला कौन सा होगा हमारा, 2l + 1, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4l + 2। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, बी नंबर का। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इसको देख लेना। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल। देखो स्फेरिकल नोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड।
स्फेरिकल नोड को ही बोलते हैं रेडियल नोड, इसे याद कर लेना, क्योंकि देखो ये स्फेरिकल है तभी तो इसका रेडियस होगा। तो ठीक है, फार्मूला क्या होता था यहाँ पे, n-1 प्लस यल, ऐसे कुछ फार्मूला था। ठीक है, फार्मूला एक बार इसका देख लेना। n का वैल्यू देखो कितना दिया है यहाँ पे, n की वैल्यू 3 दी हुई है और यल इसका वैल्यू कितना है, 1 है। p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे +1, तो ये कट गया तो 2 गया। पहले देखो मुझे करना होता, अगर मैं फार्मूला भूलता तो मैं कैसे चेक करता, पहले मैं इसका टोटल नोड निकालता। इसमें टोटल नोड कितने होंगे, हम लोग जानते हैं n-1 होता है, तो यहाँ पे टोटल नोड 2 आता। बताओ इसके लिए p के लिए कितना नोड होगा, ये तो आंसर तब देखो p के लिए भी एक नोड आया था, एंगुलर नोड तो 1 आया था, तो टोटल देखो 3 आ रहा है यहाँ से, तो ये थोड़ा गलत आंसर आ रहा है, मीन्स फार्मूले में कुछ डिफरेंस है। एक बार चेक कर लेना, फार्मूला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मैं 35 का बता देता हूँ। 35 का आंसर जो दिया है ए दिया है, 1 आ रहा है देखो। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया। देखो वैसे भी मैं लगा सकता था, देखो अपना कॉमन सेंस कि मुझे जो बाकी फार्मूले याद थे उससे मैं लगा सकता था। कैसे, देखो कैसे, हमको टोटल नोड कितना आएगा, मुझे पता चल गया टोटल नोड जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। किस फार्मूले से, n-1 से, तो टोटल नोड पता चल गया। एंगुलर नोड का फार्मूला सबसे सिंपल होता है कि जो एंगुलर नोड का फार्मूला होता है कि कितना एंगुलर नोड होगा वो l के बराबर होता है। तो इसका l का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो l का वैल्यू होगा p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब सोचो एक एंगुलर नोड होगा तो अब बचा कितना, एक ही तो बचा, अब वो हो जाएगा क्या हमारा रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, तो ए से ही हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, फार्मूला एक बार चेक कर लेना, फार्मूला क्या था, n टोटल नोड स्फेरिकल नोड = फार्मूला होना चाहिए था n-1 - l, शायद ऐसे होगा तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 लिखूंगा और यहाँ पे -1 और माइनस इसका भी 1 होगा तो आ जाएगा। तो शायद फार्मूला यही है, इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। ये क्वेश्चन जो आया था नीट 2021 में आया था। ठीक है, और इस साल में सिलेक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे ना। ऐसे देखो ये फार्मूला दिया है, सब कुछ तुमको क्या क्या दिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दिया, वेवलेंथ पूछ रहा है। अब सोचो वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा = हम लोग जानते हैं म्यू = c/λ, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, c/μ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तुम। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे और वैल्यू देखो कितना नियरेस्ट लिखा है 219.3। ठीक है, यहाँ पे 219.2 और फिर सॉल्व करने में चले जाओगे, टाइम बर्बाद हुआ। मैं इसको भी अपने योगो पे, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने अपने योगो पे लिया था। ठीक है, नहीं हो रहे थे, मैं कहता कैसे नहीं होगा, इतना सिंपल है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। फिर उस साल में सिलेक्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि मुझे जो लगता है कि मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन बर्बाद किया था और फिजिक्स के लिए फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना। मान लो अगर नहीं आ रहा है तो उसको लीव करो। ठीक है, हो सकता हो बहुत ईजी हो, तुमको लगता हो कि कैसे नहीं आएगा, तो उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। बस इजी है तो आ जाना चाहिए था ना 1 मिनट में या 30 सेकंड में। नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, बाद में टाइम बचेगा तो देखेंगे सब कुछ करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये बताना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल। सही बात है, 5D ऑर्बिटल की साइज जो होगी और 4D ऑर्बिटल की साइज होगी, ये क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3D। जो पांचों इसके जो ऑर्बिटल शेप होंगे, शेप तो सेम होंगे लेकिन साइज डिफरेंट होता है, ये भी सही है। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, ये भी लाइन सही है। ये लाइन गलत है कि द शेप ऑफ dx y dy z एंड dz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, और इन दोनों का क्या है, सिमिलर है, तो गलत है। इन दोनों का तो तीनों का सिमिलर होता है लेकिन इनका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो इनका तो सिमिलर है शेप, इनका शेप सिमिलर है लेकिन इनका डिफरेंट है। देखो इसका ये वाला तो सिमिलर है लेकिन ये वाली चीज़ें डिफरेंट है, तो आंसर डी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है और 39 है। फिर ये क्वेश्चन जो हमारे PYQ के हैं वो एंड हो जाएंगे, NCERT के क्वेश्चन बचेंगे, इसको मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। देखो रेडिएशन बिटवीन दिया, रेडिएशन की वैल्यू दी है। ठीक है, और परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m दिया है। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर l। तो देखो ये फार्मूला पूछा था हमसे, क्या होगा बताओ, n और देखो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और l के बीच में क्या होगा रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं कि
एम इज इक्वल टू क्या होता था, 2l+1 ये फार्मूला होता था। देखो यहाँ पे लिखा है एम इज इक्वल टू 2l+1 होता है फार्मूला। तो यल की वैल्यू पूछा है कि यल की वैल्यू क्या होगी, तो यल की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, इसको उधर भेजो तो m-1 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला हमारा सही है, ये वाला फार्मूला, डी वाला आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ यम या नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो 2023 में शायद आया था। हाँ, क्वेश्चन था कि सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। बताओ जो एटम्स होते हैं सभी, कोई भी एटम हो एलिमेंट का, वो क्या 2 फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, गलत है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं ना, तो ये गलत हो गया हमारा ए। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है इन केजी में। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये लाइन सही है, मैं कराया हूँ आइसोटोप वाले टॉपिक में, तो ये सही है हमारा, और ये भी सही है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, गलत है, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, तो यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड द एटम एंड अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये देखो अब मान लो कि हमको ये नहीं है इसमें से कोई, पहले तो फिर हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, तो कौन सा हो सकता है हमारा, ए और डी, जिसमें ए हो और डी हो। पहले ये बताओ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, बताना चूज द करेक्ट आंसर, हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन हो गए हमारे, इसमें सही बताने कौन कौन सही है, तो बी सही हो गया हमारा, सी सही हो गया और ई सही हो गया, बी सी ई ओनली। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए ये सी वाला होना चाहिए। तो देखो ये 39 नंबर क्वेश्चन था और इसके जो आंसर होने चाहिए थे सी होने चाहिए थे, तो हमारा सी हो गया। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व किया गया है, इसको तुम लोग लगाना। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा इसको टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना तुम लोग। ठीक है, वहाँ पे मैं समझा दूंगा, सिर्फ जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन का तो उसमें मैं समझाऊंगा। ठीक है, बता देना कि ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि देखो सब कुछ मैं इतना पीवाई को करा दिया हूँ तो एनसीईआरटी की हर एक चीज़ फिक्स हो जाएगी। तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, इसको तुम लोग कर लेना, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन है, शायद 17-18 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको तुम लोग कर लेना, यदि प्रॉब्लम होती है नहीं कर पाते हो तो बताना, मैं करा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग भी कुछ करो। ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से कर लोगे। यदि नहीं कर पाने तो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना या टेलीग्राम वाले चैनल पे क्वेश्चन भेज दिया करना कि ये नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे से थोड़ा डिस्कशन कर लोगे तो सही रहेगा। वहाँ पे भी तुम लोग डिस्कस कर लिया करो। ठीक है, कुछ वहाँ पे मैसेज करते नहीं हो तुम लोग, केवल बस बताते हो कि भैया ये करा दो। ठीक है, इतना तो मैं करा दूंगा जो तुम लोग कह रहे हो, लेकिन खुद भी क्वेश्चन मतलब पूछा करो एक दूसरे से। ठीक है, पूछोगे तो मतलब थोड़ा हो लगेगा ना। ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक दूसरे को फिर मान लो उसको हो सकता हो जो क्वेश्चन भेजे हो ना तो इंपॉर्टेंट हो। ऐसा मैंने देखा था कि मेरे दोस्त जो मुझसे कभी क्वेश्चन पूछते थे तो ऐसे क्वेश्चन थे बहुत जो पेपर में आए भी थे। ठीक है, तो और जो पूछे रहेंगे ना तो तुमको बहुत लंबे समय तक याद भी रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका मैं ऐसे लगाया था। ठीक है, तो याद रहती है चीज़ें, हम लोग कोई किसी से पूछ के करते हैं। ठीक है, इसको कर लेना। ये 2-3 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, मैं करा देता हूँ। दिया गया कि एक्सप्लेन गिवन रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। बताओ कि इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर सेट पॉसिबल नहीं है। ये n इक्वल टू 0 है तो l इक्वल टू 0 होगा, m इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये तो सही है। n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 होगा, m इक्वल टू 0 होगा, ये भी पॉसिबल है। ये वाला भी पॉसिबल है, यदि n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 1 होगा और m इक्वल टू 0 होगा। n की वैल्यू अगर 2 है और l की वैल्यू भी 2 होगी, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, n इक्वल टू 3 है लेकिन l इक्वल टू वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ना कि इसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ई वाला पॉसिबल नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल, तो ई। और इसकी बात करें तो ये भी पॉसिबल है, n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल वैल्यू 1 हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। ओके, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इनको हमको सेट करना है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इफ एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैव द सेम एनर्जी लिस्ट। बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो पहले देखो n प्लस एल की वैल्यू चेक करते हैं। इसका n प्लस एल की वैल्यू 6 आ गया, इसके 5 आ गया, इसके 5 आ गए, और इसमें 3 और 2 3 2 5 हैं, इसके 4 हैं, इसके भी 5 हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, इस वाले में। ये हमारा क्या, हमारा 5 वाले में। सबसे पहले हम लोग 5 वाले में लिखेंगे
जो 5 नंबर का पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3p। सबसे पहले हम लोग 3p में फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे लास्ट कौन जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा क्या है डी है, 4d, तो 4d को लास्ट में लिखेंगे, मीन्स 1 नंबर को, ओके। और देखो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं n की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे है, ठीक है। तो चेक करो, देखो n की वैल्यू इन दोनों की सेम है तो दोनों में तो सेम हम लोग फिलिंग करेंगे, इसमें, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है, ठीक है। इसमें हम लोग सेम फिलिंग करेंगे, ठीक है। और n प्लस यल की वैल्यू इसमें तो सेम हो गया, इसमें और इसमें सेम हो गया, ठीक है। इस वाले में और इस वाले में भी सेम है, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो लेकिन इन दोनों में मतलब इसमें तो सेम है, और इसका कंपेयर किया जाए तो इसमें सबसे पहले फिलिंग करेंगे 3p में। ये हमारा 3p हो गया ना, सॉरी 3d हो गया, तो 3d में, ठीक है। तो ये कंपेरेबल सेम एनर्जी के हैं, ये वाला हमारा दूसरे में पहले करेंगे, दूसरा हो गया हमारा, और कौन सा हो गया ये चौथा हो गया, ठीक है। कंपेरेबल एनर्जी के हैं। इसी तरीके से हमारा तीसरा और छठा वाला, तीसरा और छठा का सेम एनर्जी का होगा, तीसरा एंड छठा वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बोला था क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन गिवन, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इनको हम लोग अरेंज करना था इंक्रीजिंग एनर्जी की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी सेम थी। तो ये हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस एक लोग बोले थे भी कि भैया क्या किया करिए कि होमवर्क दिया करिए क्वेश्चन का। तो होमवर्क में तुम लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रखो, ठीक है। तुम लोग बोलोगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से करो, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते, जो अभी मैं दिखाया था, और उसके वैल्यू अगर ना याद होते तो कोई कर ना पाता। वही क्या होगा जिसको उसको एग्जैक्ट वैल्यू याद होगी, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद भी वो सही से नहीं आएगा आंसर, ठीक है। मतलब काफ़ी हार्ड कैलकुलेशन था वो। और इसका मैं पीडीएफ क्वेश्चन का मैं टेलीग्राम पे पहले ही भेज दिया हूँ। सो थैंक यू। ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।